नमस्कार दोस्तों। हमारी क्लासेस कुछ दिनों से नहीं हो पा रही हैं, पर मेरे द्वारा कोशिश की जा रही है कि आपको हर क्लास टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराया जाए, सारा कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जाए। कुछ पर्सनल रीजंस के कारण मैं रेगुलर क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, पर जल्दी ही हमारी क्लासेस रेगुलर बेसिस पे वापस शुरू हो जाएंगी। एक्ट भी मेरे द्वारा प्रोवाइड कराए जाएंगे। हमारा जीएस वाला पोर्शन ऑलरेडी चल ही रहा है। तो जो हम सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वाला टॉपिक कर रहे थे, यूनिट 5 का सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वाला टॉपिक कर रहे थे, उस टॉपिक के कुछ ऐसे फैक्ट जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो हम पिछली क्लास में नहीं कर पाए थे, आज उन फैक्टों को हम कवर करेंगे। तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए भारत सरकार के नीतिगत प्रयास। भारत सरकार के वो कौन कौन से प्रयास हैं, कौन कौन से कानूनी प्रयास हैं जो भारत सरकार के द्वारा किए गए हैं सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के विकास के लिए। पहला ये प्रयास है, ये भारत सरकार के द्वारा नहीं है, पर भारत में हुआ प्रयास है। जैसे भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम सर ये कब आया था? ये 1 अक्टूबर 1885 को आया था। कब आया था? ये 1 अक्टूबर 1885 को आया था, याद रखिएगा। टेलीग्राफ के बारे में हम पढ़ चुके हैं। टेलीग्राफ अधिनियम कब आया था? 1 अक्टूबर 1885 की बात कर रहे हैं। मैं 1885 में आया था टेलीग्राफ अधिनियम। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सबसे महत्वपूर्ण है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटी एक्ट 2000 सन 2000 कब आया है? सन 2000 में। बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है आईटी एक्ट, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000। ठीक है। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति पहली जो नीति आई थी हमारे सन 1999 में आई थी। पहली जो नीति आई थी वो 1999 में आई थी। वर्तमान में जो हमारी नीति चल रही है वो सन 2012 वाली चल रही है। वर्तमान में जो हमारी दूरसंचार नीति चल रही है वो 2012 वाली चल रही है। राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति ये सन 2018 में आई है। राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति सन 2018 में आई है। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अधिनियम। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान ये 2018 में आया है। इन सबके ईयर आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 में आया था। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में आया है। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति पहली 1999 में आई थी, वर्तमान 2012 वाली चल रही है। राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 में आई है और राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान 2018 में आया है। अब हम देख लेते हैं मोबाइल से संबंधित कुछ वो फैक्ट जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सर पहला फैक्ट क्या है? मोबाइल की खोज सन 1976 में मार्टिन कूपर के द्वारा करी गई थी। मोबाइल की खोज सन 1973 में मार्टिन कूपर के द्वारा करी गई थी। याद रखिएगा 1973 में मार्टिन कूपर के द्वारा करी गई थी। कुछ तकनीकें जो मोबाइल में उपयोग होती है जिनके फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आपने जनरली भी सुना होगा जीएसएम। जीएसएम का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। जीएसएम सिम में आपने देखा होगा जीएसएम सिम्स होती हैं, तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। जीपीआरएस इसका आप जनरली बहुत सुनते होंगे, जीपीआरएस एक्टिवेट कर दो या फिर जीपीआरएस की सहायता से। जीपीआरएस का फुल फॉर्म होता है जर्नल पॉकेट रेडियो सर्विस। जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। ऐसी है टेक्नोलॉजी है बोल्ट। बोल्ट का आप नाम बहुत ज्यादा सुनते होंगे। बोल्ट का फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन ये होता है बोल्ट का फुल फॉर्म। एक और टेक्नोलॉजी है जिसका आप नाम सुनते होंगे, वो है एलटीई। एलटीई का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन एलटीई का फुल फॉर्म होता है, और बोल्ट का होता है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। एक और टेक्नोलॉजी है एड्ज। EDGE एड्ज। इसका फुल फॉर्म होता है एनहेंस्ड डाटा रेट्स फॉर जीएसएम। enhance data rates for GSM evolution। याद रखिएगा एड्स का फुल फॉर्म होता है एनहेंस डाटा रेट्स फॉर
GSM इवोल्यूशन, याद रखिएगा, एड्स का फुल फॉर्म होता है ये। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना कब प्रारंभ हुई? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना प्रारंभ हुई है 18 मई सन 2006 में। कब प्रारंभ हुई है? 18 मई सन 2006 में। भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क 1991 में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत, याद रखिएगा कि आईटी विभाग के अंतर्गत भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क को एक स्वायत्त संस्था के रूप में स्थापित किया गया। कब? 1991 में भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना करी गई। किस विभाग के अंतर्गत? सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत, याद रखिएगा। क्या कार्य था इसका? सॉफ्टवेयर निर्यात को बढ़ावा देना। क्या कार्य था? सॉफ्टवेयर को निर्यात को बढ़ावा देने का कार्य भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क के द्वारा किया जा रहा था। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति सन 2019, प्रथम नीति 2012 में आई थी, 2019 की वर्तमान नीति है, याद रखिएगा। जब हमने इलेक्ट्रॉनिक वाला टॉपिक पढ़ा था तब भी हमने इसको पढ़ा था, यहां पर भी हम इसको फिर से कवर कर रहे हैं। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था, देश में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सॉवरेन पेटेंट फंड की स्थापना करी गई थी राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति सन 2019 के द्वारा। सॉवरेन पेटेंट फंड, क्वेश्चन आएगा सॉवरेन पेटेंट फंड का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा देश में चिप निर्माण को बढ़ावा देने से है। चिप कौन सी होती है सर? आईसी चिप होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होती है, जिसमें कई सारे सेमीकंडक्टर्स लगे होते हैं। याद रखिएगा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बिना आईसी चिप के बनाना सक्सेसफुल नहीं, यानी इसके बिना नहीं बन सकते एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बिना आईसी चिप के। अगला है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र कब? 1976 में स्थापित हुआ। कब हुआ? 1976 में स्थापित हुआ। याद रखिएगा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र कब स्थापित हुआ? 1976 में स्थापित हुआ। सूचना प्रणाली विकसित करने के उद्देश्य, किस उद्देश्य से इसको स्थापित किया गया? सूचना प्रणाली को विकसित करने के उद्देश्य से सरकारों को कंप्यूटर और नेटवर्क की सहायता से जोड़ना था। याद रखिएगा जो राज्य सरकारें हैं इनके जितने भी विभाग हैं, केंद्र सरकारें हैं उनके जितने भी विभाग हैं, उनको कंप्यूटर और नेटवर्क के द्वारा जो जोड़ने की योजना थी, याद रखिएगा वो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र थी। बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा भारत के सारे सरकारी विभाग, चाहे वो केंद्र के सरकारी विभाग हो चाहे वो राज्य के सरकारी विभाग हो, इन सारे सरकारी विभागों को जो आपस में जोड़ना था वो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा किया गया। 1976 में एक सूचना प्रणाली उनके द्वारा विकसित की गई जो सारे सरकारी विभागों को कंप्यूटर और नेटवर्किंग की सहायता से आपस में जोड़ रहे थे। ठीक है। निकनेट एक आता है, निकनेट। सर निकनेट क्या होता है? NICNET, निकनेट इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, ठीक है। 1988 में यह पूर्णतः कार्य करने लगा था और 1985 में क्षेत्रीय स्तर पर कार्य कर रहा था। याद रखिएगा 1985 में इसकी शुरुआत हुई थी निकनेट की, पर यह क्षेत्रीय स्तर पर काम कर रहा था, जबकि 1988 में यह पूर्णतः यानी पूरे भारत में कार्य करने लगा था निकनेट। ऐसा ही एक निक्सी है भारतीय राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज। भारतीय राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज, ठीक है, इंटरनेट एक्सचेंज, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। याद रखिएगा निक्सी, भारतीय राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज। इसकी स्थापना सन 2003 में हुई थी। क्या कार्य करता है? घरेलू इंटरनेट ट्रैफिक के आदान प्रदान को सुगम बनाता है। घरेलू इंटरनेट ट्रैफिक के आदान प्रदान को यह सुगम बनाता है, ठीक है। एक और है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको इनफ्लिपनेट। इनफ्लिपनेट, INFLIBNET, इनफ्लिपनेट, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। क्या है ये? यूजीसी के द्वारा 1991 में इसको एक कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया। यूजीसी के द्वारा इसको 1991 में कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया। यह लाइब्रेरी नेटवर्कों को, जिसके जितने भी कॉलेजेस हैं, यूजीसी किसके लिए कार्य करती है? कॉलेजेस के लिए। तो जितने भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं उनके नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए शुरू किया गया था इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय
अहमदाबाद में। यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। याद रखिएगा, कॉलेज लेवल पे बहुत महत्वपूर्ण संस्था है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो दोस्तों, अगर आपकी कोई एडवाइस है तो हमें कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। हमारा टेलीग्राम लिंक आपको हमारे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अगर आपको जो करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं उनको कवर करना है, या फिर जितने भी नोटिफिकेशंस आते रहते हैं उनको आपको पढ़ना है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए। अगर कोई एडवाइस है तो हमें कमेंट के द्वारा बताइए। हमारे द्वारा कोशिश की जा रही है कि जो हमारा एडीपीओ का पेपर है, एमपी सिविल जज का पेपर है, इससे पहले सारे जीएस के पोर्शन को कवर करा दिया जाए। इसके साथ साथ जो नगर निगम में विधि अधिकारी यानी लॉ ऑफिसर्स की जो वैकेंसी आने वाली है, जिसका हम उल्लेख पहले कर चुके हैं, उनकी भी हम तैयारी करने की कोशिश करेंगे। एक बार व्यापम के द्वारा उस पोस्ट के बारे में कुछ बता दिया जाए। अभी तक उसके लिए कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, पर उम्मीद की जा सकती है कि वो वैकेंसी इस साल जरूर रहेगी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हर जो वैकेंसी जो लॉ से संबंधित बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी हम तैयारी कराएंगे। धन्यवाद।